हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल एंड करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हमारा कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अभी हाल में एक सर्वे किया है जिसे कि हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कह रहे हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड है रूरल इंडिया में, वो डिक्लाइन हुए हैं 52.2% से 51.7% इन ईयर 2019 में। तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको जो कंटेक्स्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पॉइंट टू डिस्कशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो NSO है वो किन दो एंटिटी से मिल के बनी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्क फोर्स किसे कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कल्टीवेटर एंड एग्रीकल्चर लेबर में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सारे पॉइंट टू डिस्कशन वन बाय वन। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर किन दो एंटिटीज से मिलकर बना है। आपने अगर सुना होगा तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड NSSO, ये दो जो एंटिटीज़ थी या ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको मर्ज करके एक एंटिटी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ओके, नाउ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो ये नेशनल स्टैटिक ऑफिस है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। ओके, सो ये आपके लिए एक असाइनमेंट हुआ। सो नाउ देखते हैं कि सबसे पहले वर्क फोर्स किसे कहते हैं। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जिसके आज हम बात करेंगे वो सारे के सारे आपको आसानी से समझ में आए। नाउ वर्क फोर्स की बात करते हैं हम। ऑल द पर्सन इन अ कंट्री हु आर इंगेज इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए, कितने सारे के सारे जो पर्सन हैं जो कि किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं और जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री में, तो उसी चीज़ को वर्क फोर्स कहा जाता है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। देखिए, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स दैट इज़ वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जो पर्सन या तो वर्किंग है या तो वो सीकिंग फॉर द वर्क इन द सेंस कि वो किसी भी वर्क की ढूंढ में है, प्लस ऐसे पर्सन जो वर्क के लिए अवेलेबल है, वो सारे के सारे पर्सन इंक्लूड होते हैं और इसी चीज़ को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। वर्किंग, सीकिंग फॉर वर्क एंड अवेलेबल फॉर वर्क अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, उसी चीज़ को हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, नाउ यहाँ पे आपको चीज़ समझने वाली ये है कि हमारी लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन पॉपुलेशन, तो आप देखेंगे कि लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों ही आ जाते हैं। और अनएम्प्लॉयड कौन होंगे? जो सीकिंग फॉर वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क होंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहा जाता है। नाउ यहाँ पे अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट समझना आपको आसान हो जाएगा। नाउ अगर आप एक बार लेबर फोर्स समझ चुके हैं तो लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड दोनों आ जाते हैं, और अगर न्यूमिनेटर में अनएम्प्लॉयड लगा लेते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बन जाते हैं। या सीधे से हम कहें कि अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स, इस चीज़ को ही हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस होता है जिसे कि हम स्टेटस के आधार पे डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो एक्टिविटी स्टेटस के आधार पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करें तो उसे दो तरीके से किया जाता है, एक यूजुअल स्टेटस, एक करंट वीकली स्टेटस। ओके, इसका क्या मतलब होता है हम समझेंगे। सो बिफोर गोइंग टू दिस मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन द एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड लास्ट 365 डे द प्रीसीडिंग डेट ऑफ सर्वे। देखिए क्या होता है, यूजुअली स्टेटस में क्या होता है, अगर सपोज आज सर्वे किया जा रहा है तो इस सर्वे से
पहले 365 डे में देखा जाता है कि पर्सन की जो एक्टिविटी स्टेटस क्या था, क्या वो एम्प्लॉयड था या अनएम्प्लॉयड था। इस चीज़ को ध्यान में रख के यूजुअल स्टेटस निकाला जाता है। वैसे ही करंट वीकली स्टेटस में सर्वे से 7 दिन पहले पर्सन का एक्टिविटी स्टेटस देखा जाता है और इस तरीके से हम पर्सन की एम्प्लॉयबिलिटी देखते हैं कि क्या उसका स्टेटस था, यूजुअल स्टेटस क्या था और वीकली स्टेटस क्या था। ओके, सो नाउ यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, सीजनल, साइक्लिक एंड डिस्गाइज्ड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल की बात यहाँ पे हम करेंगे। स्ट्रक्चरल में देखिए, सपोज़ मार्केट में नई नई स्किल्स आ चुकी हैं, ओके, और आप ए पर्सन हो और आपके पास कन्वेंशनल स्किल्स ही रह गई हैं। आप मार्केट के अकॉर्डिंग जो स्किल्स चेंजेस हो रही थे उस चीज़ को एकोमोडेट नहीं कर पाए और मार्केट में स्किल्स चेंज होने के कारण, जो स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण आप उस स्किल को एक्वायर नहीं कर पाए और जिसके कारण जो आपका एम्प्लॉयमेंट था वो चले गया। इस चीज़ को ही स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ना यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज यहाँ पे ए पर्सन है और ए पर्सन किसी सी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ उनको 60,000 सैलरी मिलती है। नाउ ए पर्सन के पास अच्छी खासी स्किल है और वो चाहते हैं कि मुझे 80,000 सैलरी मिलनी चाहिए। तो नाउ क्या ए पर्सन सी कंपनी से रिज़ाइन कर लेंगे और फिर ए पर्सन किसी दूसरी कंपनी में, मान लीजिए के कंपनी या कोई भी और कंपनी में अपना इंटरव्यू देंगे और उन इंटरव्यू देने के बाद जो वो एम्प्लॉयमेंट लेंगे वहाँ से या वहाँ कुछ काम करेंगे और फिर उनको जाके जो उनकी रिक्वायर्ड सैलरी थी, मान लीजिए कितनी भी थी, उनको मिल जाती है। बट जब ए पर्सन सी कंपनी से रिज़ाइन लेते हैं और फिर ये पर्सन के कंपनी के पास जाते हैं तो उस बीच का जो टाइम था जहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड थे उस चीज़ को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। वहीं अगर हम सीजनल की बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई टूरिज़म प्लेस है और जहाँ सिर्फ जून के टाइम पे ही टूरिज़म होता है, जून टू सितंबर टूरिज़म होता है, जहाँ पे ये अपना एम्प्लॉयमेंट अच्छे से कमा पाते हैं। बट सितंबर के बाद से अगले जून तक इस पर्टिकुलर पीरियड में इनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो इसी चीज़ को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि पर्टिकुलर सीजन में एम्प्लॉयमेंट है और अगले पर्टिकुलर सीजन में वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। देखिए, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब मार्केट में बूम और रिसेशन की कंडीशन आती है, ओके, या लो की कंडीशन आती है। तो क्या होता है साइक्लिक में, देखिए साइक्लिक में तो पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा खासा रहता है। बट जैसे कि अगर मार्केट में बूम से फिर रिसेशन की ओर आने लगे तो फिर जो पर्सन की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो खो जाता है और फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ही साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे कि हाल ही में कोविड-19 के चलते आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोविड-19 से चलने से पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिप आ रहा था उसके कारण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी दिस इज़ अ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब हमारी जो इकोनॉमी होगी वो रिगेन करना स्टार्ट कर लेगी तो फिर से जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो फिर से एम्प्लॉयमेंट में बदल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस चीज़ को कहते हैं जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। नाउ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे सपोज किसी परिवार में 6 जने रहते हैं, ओके, और किसी फील्ड में वो किसी फील्ड में काम करते हैं। ओके, नाउ किसी फील्ड में ये 60 kg यहाँ पे गेहूँ उगाते हैं। नाउ इस फील्ड पे काम करने के लिए सिर्फ 5% की रिक्वायरमेंट है और 5% 60 kg जब काम करेंगे तो 60 kg उगा पाएंगे। ओके, नाउ मान लीजिए कि इनके जो परिवार का 1% इसमें फिर से इसमें जुड़ जाता है। ओके, तो ये टोटल 6 हो गए। अब ये जो 6% काम करेंगे ये भी क्या करेंगे, 60 kg ही उगा पा रहे हैं। तो इस 1% के आने से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो जीरो है
और कह सकते हैं हम कि जो ये पर्सन है ये यहाँ पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। तो छुपी हुई बेरोज़गारी हम इसे कहते हैं हिंदी में अगर हम कहें तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। आई होप यहाँ पे आप सारी के सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझ पाए होंगे। नाउ यहाँ पे कुछ वर्कर की बात करते हैं। वर्कर किस तरीके के होते हैं? देखिए, हायर्ड वर्कर होते हैं। हायर्ड वर्कर मतलब कि किसी ने सपोज कोई, पहले तो आप ये समझ लीजिए दो टर्म्स होती हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ओके, इन दो में डिफरेंस होता है। नाउ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि इन दो में क्या डिफरेंस होता है, फिर आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि हायर्ड वर्कर क्या होते हैं, कैजुअल वर्कर क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के वर्कर्स किन्हें कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्कर की बात हम कर रहे थे। सबसे पहले हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन को नौकरी देता है, और जो पर्सन नौकरी पे लगता है उसको ही हम एम्प्लॉय कहते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए ये किसी फैक्ट्री का मालिक है, तो ये एम्प्लॉयर हो गया, और इस फैक्ट्री में काम करने वाले जो आदमी होंगे वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो नाउ यहाँ पे हायर्ड वर्कर इन द सेंस कि किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ को हायर्ड कर रहा है तो उसी को हायर्ड वर्कर कहेंगे। सो अगर हायर वर्कर की बात करें तो हायर वर्कर दो तरीके से होते हैं। एक तो कैजुअल वर्कर होते हैं, ओके, और दूसरे होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले कैजुअल वर्कर की बात हम करेंगे। सो दीज आर द वर्कर हु एंगेज बाय एम्प्लॉयर ऑन ए टेम्परेरी बेसिस फॉर सम स्पेसिफिक वर्क। ओके, मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर हुआ और उसने किसी पर्सन को या एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में लगाया है सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे, ओके, और किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो वो कैजुअल वर्कर की कैटेगरीज़ में आ जाएंगे। और ऐसे वर्कर जो कैजुअल वर्कर की कैटेगरीज़ में आते हैं वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। ओके, आपको ये भी पता होगा कि हमारी कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द पर्सन 90% ऑफ द पीपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां वो ना तो परमानेंट होते हैं और ना ही उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया, कंस्ट्रक्शन वर्कर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। हम एग्जांपल को पहले ही डिस्कस कर चुके। सीजनल वर्कर भी इन्हीं कैटेगरीज़ में आते हैं, कैजुअल वर्कर की कैटेगरीज़ में। ओके, नाउ यहाँ पे हम रेगुलर सैलरीज़ की वर्कर की बात करेंगे। रेगुलर सैलरीज वर्कर जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उन्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरीज मिलती हैं। नाउ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होते हैं जो खुद का बिजनेस चलाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं सैलरीज के लिए। ओके, जैसे कि बिजनेस पर्सनस। तो इसी चीज़ की बात कही गई थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है हमारी रूरल इंडिया में, वो उनका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो गया है 52.2% से 51.7%। यही चीज़ बताई गई थी जो हमने कंटेक्स्ट की बात करी थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखेंगे कि कल्टीवेटर्स किसे कहते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर किसे कहते हैं, टीनेंट किसे कहते हैं। ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल मोस्टली कन्फ्यूज इन दीज ऑल टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले कल्टीवेटर्स की बात करते हैं। कल्टीवेटर्स किन्हें कहा जाता है? कल्टीवेटर्स वो सारे पर्सन जो कि अपनी लैंड में, ओके, लैंड इन द सेंस कि उनके द्वारा, सपोज ये पर्सन है और इन पर्सन के द्वारा किसी लैंड को ओन किया गया है, या तो गवर्नमेंट से या तो किसी और पर्सन से। ये खुद की उनकी लैंड है जहाँ वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं या एग्रीकल्चर का सुपरविज़न करते हैं, उनको ही कल्टीवेटर कहा जाता है। ओके, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो पर्सन भले ही उसकी वो लैंड है, वो लैंड का ओनर है, बट ना ही वो उस पर एग्रीकल्चर करता है, ना ही उसको सुपरवाइज़ करता है, उसे हम कल्टीवेटर की कैटेगरीज में नहीं गिनेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर की बात करते हैं। मान लीजिए कि ए पर्सन है और ए पर्सन का ये फील्ड है। ओके, ना ही ये सुपरवाइज करता है, ना ही इस फील्ड पे एग्रीकल्चर का काम करता है। तो ये पर्सन क्या करेगा, बी पर्सन को अपनी लैंड दे देगा लीज पे,
और ये बी पर्सन इस पर्टिकुलर लैंड पे एग्रीकल्चर का वर्क करेगा। ओके, तो ये जो पर्सन होगा जिसकी ये लैंड तो नहीं है बट ये एग्रीकल्चर का इसमें काम कर रहा है, तो इस पर्सन को एग्रीकल्चर लेबरर कहेंगे। और इस पर्टिकुलर में काम करने के बदले या तो इससे सैलरी दे सकता है या तो कुछ क्रॉप का पार्ट दे सकता है। इसी चीज़ को ही एग्रीकल्चरल लेबरर कहते हैं। जो पर्सन इस तरीके से काम करते हैं हम उन्हें एग्रीकल्चर लेबरर कहते हैं। टीनेंट का क्या मतलब, टीनेंट का क्या मतलब होता है? टीनेंट का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की लैंड को रेंट पे लिया है और उस रेंट पे ली हुई जो फील्ड है उस फील्ड पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसे हम टीनेंट कहते हैं। तो आई होप आप इतनी सारे जो कॉन्सेप्ट है जो हमने बताए हैं वो सारे के सारे समझ चुके होंगे। नाउ न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले हम देख चुके थे। यहाँ पे अब हाईलाइट की बात करते हैं, सर्वे ने क्या क्या बताया है। तो सर्वे ने बताया है कि जो अर्बन इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड है वो डिक्लाइन हुए हैं 32.4% से 31.8%। ये अर्बन इंडिया की बात कही गई है। हमने जो शुरू में पढ़ा था वो हमने रूरल इंडिया की बात करी थी। द डिक्लाइन इन रूरल इंडिया, यहाँ पे रूरल इंडिया में बोल रहे हैं कि जो डिक्लाइन हुआ है वो मेनली हुआ है फॉलिंग डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब ये है कि जो रूरल इंडिया में डिक्लाइन हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड में वो मेनली हुआ है जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है, फॉलिंग हुई है। एंड उसके बाद जो द सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड डेट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 37.8% टू 36.6%। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड थे जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे वो डिक्लाइन हुए हैं 37.8% से लेकर 36.6% तक। ओके, तो यहाँ पे अब इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन गवर्नमेंट ने बताया है कि द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट से डेट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बिकमिंग फॉर्मलाइज्ड हो रही है। फॉर्मल धीरे धीरे फॉर्मलाइज्ड हो रही है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू पुश फॉर्मलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन सो हार्ड इन द लास्ट 5 to 6 ईयर। कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे बताया था आपको कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम कर रही थी ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है, गवर्नमेंट या जो ये फाइंडिंग है इसने बताया कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर्सन्स को सोशल सिक्योरिटी और परमानेंट बेसिस पे सैलरी मिलेगी। ओके, इसके अलावा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया है। डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है, जहाँ जन धन अकाउंट खोले गए। ओके, जन धन जैम के बारे में आपने सुना होगा, इस पे फोकस किया गया था। जन धन, आधार एंड मोबाइल पे फोकस किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स वे में। ओके, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये जितनी भी सारी चीज़ें थी ये डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए थी, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल हो सके। ओके, तो इस तरीके से हमने फाइंडिंग निकाली कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ने क्या कहा। और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के, एनएसओ किस तरीके से बना, कल्टीवेटर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर किसे कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़े थे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े थे तो आई होप आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख के इन सब के बारे में जानकारी ले गए होंगे। सो अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर बढ़िया पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। सो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे करंट इशू एनालिसिस में। सो थैंक यू फॉर द डे।